नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी का लक्ष्य डर फैलाना, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज, बताया दो विचारधाराओं की लड़ाई। जीएसटी और नोटबंदी से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। बड़े बदलावों के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर जोर। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली से कोलकाता तक टीएमसी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग, सीबीआई के दुरुपयोग का भी लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री को बड़ी राहत, सहारा बिल्लाडारी से संबंधित जांच याचिका खारिज, सबूतों को बताया नाकाफी। अमेरिकी राष्ट्रपति का लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर, विदाई भाषण में ओबामा ने नस्लवाद को बताया बड़ी समस्या, मतभेद भुलाकर काम करने की अपील। वही देखते हैं पहली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नागरिकों को मतभेद भुलाकर काम करने की अपील की है। शिकागो में अपने विदाई भाषण में ओबामा ने कहा कि देश पहले से कहीं ज्यादा बटा हुआ नजर आ रहा है और आपसी दरारें ज्यादा गहरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ये वक्त काफी चुनौतीपूर्ण है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आखिरी बार अमेरिकी जनता को संबोधित करने पहुंचे बराक ओबामा ने नस्ल भेद को सबसे बड़ी समस्या बताया। शिकागो में विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि आज भी हम बटे हुए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतभेद भुलाकर काम करने की अपील की। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए मौजूदा वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। Protecting our way of life, that's not just the job of our military. Democracy can buckle when it gives in to fear. So just as we, as citizens, must remain vigilant against external aggression, we must guard against a weakening of the values that make us who we are. ओबामा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका पहले से मजबूत होकर उभरा है। The unemployment rate is near a 10-year low. The uninsured rate has never ever been lower. Healthcare costs are rising at the slowest rate in 50 years. And I've said, and I mean it, if anyone can put together a plan that is demonstrably better than the improvements we've made to our healthcare system that covers as many people at less cost, I will publicly support it. अमेरिका की कमान संभालने के बाद ओबामा ने कई अहम फैसले लिए। इनमें उसी साल आई आर्थिक मंदी को दूर करना और ईरान के साथ परमाणु समझौता उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां रहीं। उन्होंने क्यूबा के साथ रिश्ते बहाल करने, पेरिस जलवायु समझौते के लिए भारत और चीन को तैयार करने के लिए भी काफी काम किया। हालांकि मध्य पूर्व में शांति कायम करने में नाकाम रहने के लिए उनकी विदेश नीति की आलोचना भी हुई। Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। The United States of America. ओबामा के विदाई भाषण पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। यूँ तो कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं ओबामा साहब की, और जैसे कि क्यूबा की बात है, फिर ईरान के साथ जो है वो बहुत बड़े, मैं कहूँ कि माइलस्टोन के तौर पर माने जाएंगे। लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया उसमें क्या बड़ी एक चिंता है, फिर एक ये बंधन उनकी तरफ से नजर आया जो शायद अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए हों? बंधन तो मुझे नज़र आया, लेकिन पूर्व काल का नहीं, फ्यूचर का। मुझे तो ऐसा लगता है जो मेन विषय उन्होंने कवर किया अपने स्पीच में, जहां ऐसा लग रहा था कि काफ़ी उनका पैशन के साथ बोल रहे हैं, वो ये था उनके वो जो समझते हैं उनके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेगेसीज हैं, वो जो समझते हैं कि सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, वो खतरे में है, इसलिए कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप
अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और वो इन सब पे पानी फेर देंगे। ये मुझे तो लगता है कि पूरा जो स्पीच था, पूरा का पूरा नहीं लेकिन इसमें सब्सटेंस जो था, एक वार्निंग था अमेरिकन पीपल को कि अब अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन शायद आ जाएं अगर आप चौकन्ना ना हो तो। जब उन्होंने ओबामा केयर की बात की, ओबामा केयर उनके लिए सबसे बड़ा लेगेसी है, जो 7 प्रेसिडेंट अमेरिका के एक के बाद एक कोशिश किया उन्होंने हेल्थ केयर रिफॉर्म करने की, कर नहीं पाए और उन्होंने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पहले दिन जब मैं व्हाइट हाउस में घुसूंगा इसको खत्म कर दूंगा, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालूंगा। क्लाइमेट चेंज को जो ओबामा सोचते हैं कि उनका बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है, सारी दुनिया को इकट्ठा करके पेरिस एग्रीमेंट साइन करवाया, वो लीडरशिप रोल प्ले किया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तो होक्स है, ये और ये भी चीन का बनाया हुआ होक्स है। तो और ये जो अमेरिका में आज भी मतभेद है और इससे हमें डरना चाहिए, इसको ये हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल देगा, ये भी एक ताना था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मेरे ख्याल ये सारा स्पीच जो था कुछ हद तक तो ये था कि हमारे 8 साल जो गए हैं, अमेरिका मजबूत बना है, अमेरिका के आदर्श जो हैं वो मजबूत बने हैं, अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे लीडर है, लेकिन आधे से थोड़ा ज़्यादा एक वार्निंग था कि ये सब इन सब पे पानी फिर जाएगा अगर आप उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे मेरा सक्सेसर आपको कह रहा है चलने को। और क्या इसीलिए वो इशारा जो किया कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उन्होंने जोड़ा भी कि दुनिया के अलग या फिर सीमा पार से कुछ अगर होता है, लेकिन अंदरूनी भी उसका इशारा था, संदेश था? मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने जो एज अ कैंडिडेट जो कुछ कह दिया है, अगर वो उसको परस्यू करें तो बराक ओबामा जब अपने विदाई स्पीच में उसको रेफरेंस तो देंगे ही, मेक्सिको और यूएस के बीच में दीवार खड़ा कर दूंगा, टैक्सेस बढ़ा, हेल्थ केयर को एबॉलिश कर दूंगे, ये ओबामा केयर को एबॉलिश कर देंगे, इमिग्रेंट्स को सबको भगा देंगे, मुस्लिम्स का एक्सट्रीम वेटिंग होगा। उसने खास कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम अमेरिकन नॉट टू बी टॉलरेटेड। तो ये सब बातें मेरे ख्याल एक तरह से तो अपने अचीवमेंट्स की उन्होंने अपने रेफरेंस दिए, लेकिन काफ़ी हद तक जो डेंजर्स वो देख रहे हैं, जो खतरे वो देख रहे हैं अपने सक्सेसर जब ऑफिस लेंगे, उस पे काफ़ी ज़ोर था। जयशंकर साहब, एक और चीज़ की, जिस आमतौर पर जब भी सत्ता बदलती है या फिर मैं कहूँ कि एक नया शख्स उस पद पर आता है, रास्ते थोड़ा से डेविएट ज़रूर होते हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव जिसकी एक आशंका ओबामा साहब ने जाहिर की और जो कि ट्रंप साहब के बयानों से दिखती है, इससे पहले अमेरिकी इतिहास में कभी इस तरह की आपको नज़र आता है, याद आता है? रीसेंट हिस्ट्री में तो नहीं याद आता। अगर आप देखें एक राइट विंग प्रेसिडेंट जैसे रोनाल्ड रेगन थे, उन्होंने भी कभी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन का जो आप रेटोरिक देखिए, उनके जो बातें थी वो जो कि देखिए, तो इस तरह के एक्सट्रीम पोजीशंस और जिस वल्गर भाषा में डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबको लोगों के सामने रखा और जो सक्सेसफुल हुआ, तो काफ़ी लोगों का कहना है और मैं उसमें शामिल हूँ कि ये एक रेसिस्ट बैकलैश था, वाइट ब्लू कॉलर वर्कर्स वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका एक वार्निंग था इनके स्पीच में। और लेकिन अमेरिका को और सारी दुनिया को शायद ये देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और कैंडिडेट ट्रंप में फ़र्क है कि नहीं, कितना डिफरेंस है। एक आखिरी सवाल सर, कि एक और जो बात ओबामा साहब ने कही, आमतौर पर हम देश में सुनते हैं कि राजनीति में धन का इस्तेमाल और उसके प्रभाव को लेकर, उसके इम्पैक्ट को लेकर, ओबामा साहब ने इसका जिक्र किया कि अमेरिका में ये खासा बढ़ा है और इसको कम करना चाहिए अगर हमें पारदर्शी रखनी है और शुद्ध रखनी है राजनीति को। ये भी एक इशारा डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो कैंपेन अभी ख़त्म हुआ और प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप अब बस कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, ये शायद ही मैं 2 इलेक्शंस देख चुका हूँ अमेरिका में, लेकिन इस तरह का डिविजिव, इस तरह का गिरा हुआ कहना पड़ेगा कैंपेन शायद ही कभी रीसेंट हिस्ट्री में हुआ हो अमेरिका में। इसीलिए मेरे ख्याल सभी के फिंगर्स क्रॉस्ड बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके स्टेटेड पॉलिसीज़ पे वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो है वो कहाँ तक उनको
बैलेंस में रखेगा। और कांग्रेस में इवन रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे लोग हैं जो थोड़े घबराए हुए हैं, जिनको मॉडरेट रिपब्लिकन्स कहते हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इशारा करें किस तरह से एक्चुअली जाएंगे प्रेसिडेंट बनने के बाद। अभी तक मेरे ख्याल इसमें क्लैरिटी नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं, इसी समय रेक्स टिलरसन जो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नॉमिनेट किया है, उनकी हियरिंग्स हो रही है कांग्रेस में। और पोल्स में वो जितने कैबिनेट पोस्ट अनाउंस किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर ये हैं। और यही शख्स है जो दुनिया के साथ डील करेगा। तो मेरे ख्याल अब हम लोगों को दूसरे देशों को और अमेरिका को भी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। इस समय कहना बड़ा मुश्किल होगा। यानी कि एक गहरे बादल हैं अमेरिका के फ्यूचर में, किस तरह की नीतियां होंगी और असल में किस रूट के जरिए वो आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी समेत विभिन्न मुद्दों पर एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना की। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सोच डराने वाली रही है। उन्होंने जनता से मौजूदा हालात से डरने की बजाय उसका सामना करने की बात कही। तो ये दो फिलॉसफीज की लड़ाई है। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को डरो मत का नारा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सोच हमेशा से डराने वाली रही है और कांग्रेस डर मिटाने का काम करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ डर की विचारधारा का मुकाबला करने को कहा। साथ ही बीजेपी पर राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। And people say, well, demonetization was a bad decision. For the first time in our history, a Prime Minister of India is being ridiculed the world over. नोटबंदी की आलोचना करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फैसला बताया। डिमोनेटाइजेशन का मैसेज क्या है, मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 2.5 साल के दौरान एनडीए सरकार की परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन का वादा तभी पूरा होगा जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। जनवेदना सम्मेलन को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी से देश को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के मोदी सरकार के दावों को खोखला बताया और कहा कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 8 नवंबर की कैबिनेट बैठक को लेकर ही सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को तबाही बताते हुए कहा कि इससे रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। What a disaster this demonetization move was. It has hurt the country very badly. The things have gone from bad to worse in the last 2 months, but I venture to think that the worst is yet to come. कि अब दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम ये नोटबंदी है।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी के फैसले की कमियों का जिक्र किया और उन्होंने 8 नवंबर की कैबिनेट बैठक को लेकर भी सवाल उठाए। The RBI could not have recommended remonetization. How is the cabinet waiting? RBI's recommendation comes to the cabinet. And I'm going to tell you something. According to the records that we have been able to access so far, there is no record of a cabinet meeting. एक ऐसी सरकार सत्ता में है कि जिनके लोगों में एक अहंकार है, एक घमंड है, और जैसे समझ रहे हैं कि सत्ता में आए हैं तो कभी सत्ता से जाएंगे ही नहीं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के मुद्दे पर एक बुकलेट भी जारी की और नोटबंदी की वजह से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी के मुद्दे पर देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। उनको मालूम होना चाहिए कि देश की जनता को उनके जरिए भड़काने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और काले धन के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान है उसको देश के 125 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है। जिस तृणमूल कांग्रेस ने नोटबंदी और सीबीआई के दुरुपयोग के मामले में केंद्र सरकार की आलोचना की है। इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की है। राष्ट्रपति से आज मुलाकात से पहले टीएमसी ने कोलकाता और दिल्ली में प्रदर्शन किए। तृणमूल कांग्रेस सांसद बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद दोनों सदनों के करीब 30 सांसद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से नोटबंदी से लोगों को दिक्कतों के मामले में हस्तक्षेप की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। साजिश चल रहा है और सीबीआई को कॉन्स्पिरेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया, जिस साजिश में नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को कष्ट दिया जा रहा है। That the hard-earned money on which tax has been paid, the withdrawal restrictions have been in place now for over 2 months. Why can't the citizens of India draw their own money from the banks? Why is this happening? चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी के 2 सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पॉल को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को एक अन्य नेता कुणाल घोष से सीबीआई ने 12 घंटे तक कोलकाता में पूछताछ की थी। टीएमसी ने कुछ दिन पहले भी दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी। संसद के बीते सत्र के दौरान भी टीएमसी नोटबंदी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत की विकास दर के अनुमान में कमी की है। बैंक के मुताबिक अब ये दर 7.6 की बजाय 7% तक रह सकती है और विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमानों में कमी का मुख्य कारण नोटबंदी को बताया। हालांकि बैंक ने सरकार के कदम को सुधार का नाम दिया है। उसके मुताबिक किसी भी सुधार की छोटी अवधि की विकास दर पर असर पड़ता है, लेकिन आगे चलकर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बैंक को उम्मीद है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, निवेश और खपत बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकास दर रफ्तार पकड़ सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर इस साल से देखने लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक अप्रैल से जीएसटी लागू करने की कोशिश हो रही है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पारदर्शी होगी और जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। This itself is going to increase the transactions which are covered within the banking system, transactions which can lead to higher revenues in the future, make us more compliant and give us a cleaner and a bigger economy itself. वित्त मंत्री ने एनडीए सरकार के आर्थिक फैसलों की बात भी की। उन्होंने बड़े बदलावों के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन देन और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। जो अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होगा और उससे जो इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा,
वो और जीएसटी दोनों का मिलके जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का और विकास दर को और आगे बढ़ाने की क्षमता इन दोनों कदमों में काफी बड़ी मात्रा में है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से जुड़े अधिकतर लंबित मुद्दों को सुलझा लिया गया है और बाकी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा बिरला डायरी मामले में सुनवाई करते हुए जांच के आदेश देने से मना कर दिया। एनजीओ की तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ठोस सबूतों की कमी है, जिसके चलते जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान सहारा के ऑफिस से एक डायरी मिली थी, जिसमें कथित तौर पर 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और मुख्यमंत्रियों को घूस देने की जानकारी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी कई रैलियों में इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा था। मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और इससे ये जो एक बादल इन लोगों का जिनका नाम उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, जिनको ये पेमेंट्स रिसीव हुए, उनके ऊपर से बादल हटेगा नहीं। और बात समाजवादी पार्टी में जारी संघर्ष की। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे। बुधवार को दिल्ली रवाना होने से पहले लखनऊ में मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव को पूरे विवाद की वजह बताया। समाजवादी पार्टी के अंदर उठे विवाद पर मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो पार्टी को एक रखना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि अखिलेश यादव ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। मुलायम ने दावा किया कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं और इसके लिए सब कुछ करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी की पार्टी को कर रहे हो, न तो समाजवादी पार्टी ना बन रही और ना हम बन रहे। मुलायम सिंह ने कहा कि रामगोपाल यादव अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगोपाल ने चुनाव आयोग से मोटरसाइकिल का चुनाव चिन्ह मांगा है। साथ ही दावा किया कि वो न पार्टी का नाम बदलेंगे और न ही चुनाव चिन्ह। 3 बार आपने देख लिया होगा, मुझे 4थी बार का मुझे पता है और 3 बार का पूरा देश पता है। हमें कहा हमें छुड़ाएंगे, आपकी बहुआ लड़का जो हम छुड़ाएंगे। इससे पहले मंगलवार को मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी का विवाद सुलझ जाने के आसार बने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी का विवाद अगर खत्म नहीं होता तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर साइकिल चुनाव चिन्ह के मसले पर चुनाव आयोग 13 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर राज्य के लोगों में नाराजगी है। शशिकला ने प्रधानमंत्री से जल्लीकट्टू के आयोजन में आने वाली कानूनी बाधाओं को भी दूर करने के लिए एक अध्यादेश लाने की अपील की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने अपनी सरकार से जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। एआईएडीएमके सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसी मसले पर पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे से मुलाकात की और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भी दिया। तो वहीं डीएमके ने इस मामले में केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी। भारत और कीनिया के बीच आज कृषि क्षेत्र में 2 समझौते हुए। दोनों देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। लोकतंत्र में साझा विश्वास भारत और कीनिया के आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। हैदराबाद हाउस में कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के साथ साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में सहयोग, खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। We want and will encourage industry and businesses in both countries to take the lead in exploiting opportunities in healthcare, tourism,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ब्लू इकोनॉमी एंड एनर्जी। कीनिया के राष्ट्रपति ने भी दोनों देशों के बीच व्यापार समेत दूसरे संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कीनिया में निवेश का न्योता दिया है। I invite Indian investors to take advantage of the infrastructure that my government has laid down, including the modern port of Mombasa. कीनिया के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले कीनिया के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारत के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे केनिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।